हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का साइंस का एक सैम्पल पेपर जो कि 23 एंड 24 का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले एकदम पैटर्न हल्का सा देख लेते हैं। पैटर्न में यहाँ पे टोटल 39 क्वेश्चन होंगे और 5 सेक्शन होंगे। यहाँ पे आपको पता होगा सेक्शन 1 में 20 मार्क्स के 1 मार्क्स 20 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के हैं। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स के हैं। इसी तरह सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स कैरी करेंगे। और इसके अलावा सेक्शन ई जो है वहाँ पर 3 क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क्स को हैं। तो ये एक हमने देख लिया है। अब हम फटाफट सैम्पल पेपर को करते हैं और थोड़ा इसको हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए और इनको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे क्या कहा गया है। हम यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट इन द अबव रिएक्शन। अबव रिएक्शन में सॉलिड जो रिएक्शन है उसके अंदर सॉलिड स्टेट क्या होगी। तो देखो यहाँ पे कहा गया है कि बेरियम क्लोराइड, तो मतलब कि BaCl2 यहाँ पे बनेगा। इसके बाद में यहाँ पे क्या दिया गया है, टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट यहाँ पे होगा, तो सोडियम सल्फेट क्या है, Na2SO4। सोडियम सल्फेट यहाँ पे क्या होगा, Na2SO4। जब इसकी रिएक्शन होती है, जब यहाँ पे देखते हैं जब इनकी रिएक्शन होती है तो यहाँ पे क्या बनता है, BaSO4। तो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट। तो उन्होंने यही पूछा है कि अबव रिएक्शन में क्या बनेगा, BaSO4। तो बेरियम सल्फेट यहाँ पे आ जाएगा। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा गया है। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन अबव आफ्टर 30 मिनट टू प्लेसिंग जिंक मेटल टू कॉपर सल्फेट। Zn क्या कहा गया है, Zn मेटल्स में हमें क्या करना है, कॉपर सल्फेट CuSO4। तो इसकी जब रिएक्शन करेंगे तो हमें पता है क्या बन जाएगा, ZnSO4। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, जो कलर क्या रहेगा, चेंज रहेगा, क्योंकि हमें पता है Zn ज़्यादा क्या है, यहाँ पे Zn ज़्यादा रिएक्टिव होता है। Zn क्या होता है, जिंक यहाँ पे रिएक्टिव होता है। तो इस जब ZnSO4 बनेगा तो वो कैसा होगा, कलरलेस। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया। माइल्ड नॉन कंजर्विंग बेसिक सॉल्ट कौन सा है। यहाँ पे तो आपको बताना है बेसिक सॉल्ट कौन सा है। तो यहाँ पे NaHCO3, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट हो जाएगा, जिसमें हम लिखेंगे Na। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na+HCO3, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। बाकी अगर देखें NaCl यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सॉल्ट हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे Na भी स्ट्रॉन्ग है और Cl भी क्या है, एकदम स्ट्रॉन्ग है। COH2 ये भी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बेसिक चाहिए हमको, बेसिक सॉल्ट, तो यहाँ पे NaHCO3 यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग मेटल X। एक हमने क्या लिया, टेस्ट ट्यूब लिया है जिसके अंदर क्या है, हमने H2SO4 डाला है। तो H2SO4 टेस्ट ट्यूब के अंदर है और हमने क्या लिया, उसके अंदर एक मेटल क्या है, X है। एक कलरलेस गैस प्रोड्यूस, और वो क्या कर रहा है, कलरलेस गैस को प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब कि कलरलेस गैस प्रोड्यूसिंग व्हेन अ बर्निंग मेटल स्टिक अबाउट नियर इट। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंट X मेटल। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, H2O को जो हाइड्रोजन गैस है उसको रिप्लेस कौन करेगा, उसको रिप्लेस करेगा मेटल। तो मेटल में अगर हम यहाँ पे लेते हैं मैग्नीशियम, यहाँ पे हम लेते हैं सोडियम लेते हैं। सबसे पहले अगर हम Na लेते हैं, एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं, Na लेते हैं, तो वो क्या होगा, एक मेटल हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेटल क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। हाइड्रोजन गैस यहाँ से हट जाएगी। अब वो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट मेटल X। तो मेटल यहाँ पे कौन सा होगा, जिंक, कॉपर एंड सिल्वर। ये क्या करेंगे, ये प्रॉपर तरीके से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो सोडियम है वो क्या करेगा, उसमें क्या है, वो एकदम पॉजिटिव है ना, तो वो क्या करेगा, SO4 को इजीली यहाँ से रिप्लेस कर दे, हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। इसीलिए SO4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हाइड्रोजन गैस है वो रिप्लेस हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा, NaSO4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोडियम। कौन सी ऐसी मेटल है जो रिप्लेस कर देगा, सोडियम आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट सोडियम ऑक्साइड। तो हमें क्या बनाना है, सोडियम ऑक्साइड बनाना है। तो ये किस तरह से रिप्रेजेंट होगा। तो देखो अगर हम वैलेंसी देखते हैं तो सोडियम के पास में क्या है, 1 वैलेंसी है। सोडियम क्या +1 लगाता है सोडियम, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास कितनी वैलेंसी है, 2 वैलेंसी है। तो देखो हम सिर्फ वैलेंसी के बेस पे करते हैं। अगर ऑक्सीजन के पास में 2 वैलेंसी है, यहाँ पे इसके पास में 2 वैलेंसी है, या हिंदी में कहें तो 2 संयोजकता है अभी इसके। तो एक सोडियम के पास एक है, यहाँ पे एक सोडियम। तो ये क्या करेंगे, इससे बॉन्ड बना लेंगे। ये क्या करेंगे, इससे बॉन्ड बना लेंगे। तो सोडियम हमें कितने चाहिए, Na हमें 2 चाहिए, और जिससे कि क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये इसके साथ में जुड़ जाएंगे और टोटल यहाँ पे बाहर कितने हैं, यहाँ पे बाहर हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na यहाँ पे 2 हो जाएंगे और ऑक्सीजन आ जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो Na+O-। ये यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सोडियम की वैलेंसी, कुछ वैलेंसीज आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी, इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए।
एन एलिमेंट हैड एटॉमिक नंबर विल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड कब बनता है, जो वैलेंसीज क्या हो बहुत ही हम ये कहें मेटल जो होता है उसके अंदर क्या जो मेटल्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए बेसिक ऑक्साइड होते हैं। तो मेटल के अंदर वैलेंसी क्या होती है, या तो 1 होती है या 2 होती है। तो हम यही देखते हैं कि जो वैलेंसी है वो 1 और 2 कहाँ पर है। तो लास्ट ऑप्शन देखिए, लास्ट ऑप्शन क्या है 11। अगर Na है, मान लो यहाँ पे हम Na लेते हैं तो Na की वैलेंसी क्या होती है 1, यहाँ पे क्या होती है Na की वैलेंसी यहाँ पे होती है 2, 8 और 1। तो ये 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोडियम। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बेसिक ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। उसके बाद देखो क्या कहा गया है, एन एलिमेंट M has 50% of electrons fill in the third shell in the second shell in the atomic number of M का हमें एटॉमिक नंबर बताना है, जबकि उसके जो थर्ड शेल है उसके अंदर 50% इलेक्ट्रॉन्स है सेकंड से। तो हमें पता है फर्स्ट में कितना होता है 2। देखो सीक्वेंस क्या है 2, 8, 8 इस तरह से सीक्वेंस बनता है। तो उन्होंने क्या फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल जब फिल की जाएगी तभी तीसरी शेल में भरा जाएगा, और तीसरी शेल में वो क्या कह रहा है कि हाफ होने चाहिए इसके। तो 8 का हाफ कितना हो जाएगा 4। तो ये कितना हो जाएगा 10 और 14 इसका यहाँ पे आंसर, सी आंसर यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। ध्यान से समझो क्या कहा गया, थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन्स कब फिल किए जाते हैं, जब सेकंड शेल है फिल हो जाएगी, उसी के बाद थर्ड शेल में फिल किया जाएगा। और सेकंड शेल फिल कब होती है, जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और उसका हाफ थर्ड शेल में होना चाहिए। तो 4 आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहा गया है, जनरली food is broken and absorbed with the body of organism. In which following organism it done outside of the body? किसके outside of the body क्या किया जाता है, एब्जॉर्व किया जाता है। तो देखो ये कहा गया है कि देखो अगर हम अमीबा लेते हैं, पैरामीशियम लेते हैं या लाइस लेते हैं, ये सब क्या करते हैं बॉडी के अंदर ले जाकर फूड को। अगर अमीबा की भी बात करते हैं तो यहाँ पे फूड है तो वो क्या करता है इस तरह से अपने अंदर फूड को ले जाता है। तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बाहर से ही ऑब्जॉर्व करता है? तो देखो मशरूम क्या करता है, उसकी सर्फेस से क्या किया जाता है, पहले उसको क्या किया जाता है, उस फूड मटेरियल को डाइजेस्ट किया जाता है, उसके बाद उसको इंजेक्ट करता है। तो यहाँ पे बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि फंगस इसी तरह से क्या करती है, फूड को डाइजेस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, रिसेप्टर आर यूजली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन, गस्टरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन। तो गस्टरी रिसेप्टर्स कहाँ पर होता है, रिसेप्टर्स कहाँ पर होते हैं, हमको ये बताना है। तो ये देखो ये क्या करते हैं, टेस्ट करने के लिए होता है। तो ये कहाँ पर होते हैं, टंग पर होते हैं। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहा गया है, अ फार्मर वांट टू ग्रो बनाना प्लांट genetically similar enough to the plant already available in the field. Which of the following method would be suggest for the purpose? देखो क्या कह रहे हैं कि एक फार्मर है जो क्या कर रहा है, एक बनाना का प्लांट को ग्रो करना चाहता है, उसकी जेनेटिकली क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए जैसे कि उसके प्लांट पहले लगे हुए हैं। तो उसको कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए? तो रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, जनरेशन और जो बडिंग है ये क्या होते हैं, ये मोस्टली बैक्टीरियाज में या लोअर एनिमल्स में होते हैं। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होता है तो वेरिएशंस आती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्लांट में हमेशा क्या किया जाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया जाता है, जैसे कि किसी प्लांट की स्टेम से नया प्लांट उगाना या इसकी लीफ से नया, ब्रायोफिल्म की लीफ से नया प्लांट उगाना। तो ये सब क्या हो जाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहा गया, हाइट ऑफ ए प्लांट इज रेगुलेटेड बाय, हाइट ऑफ द प्लांट किस तरह से रेगुलेट किया जाता है, ये ग्रोथ हार्मोन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंजाइम कोडेड बाय अ जीन। एक ऐसा जीन जो क्या करता है, हार्मोन को ग्रोथ करता है। तो देखो डीएनए नहीं, डायरेक्टली हम नहीं कहेंगे, इसके बाद प्रोटीन को ही डायरेक्टली नहीं करता है, उसके बाद में इन्फ्लुएंस ऑफ ए जीन डायरेक्टली कुछ नहीं होता। ये क्या करता है, जीन होता है, जीन एक एंजाइम बनाता है, और वो एंजाइम क्या करता है, अगर ग्रोथ हार्मोन को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे कि क्या होगा, प्लांट की जो है हाइट ग्रोथ होगी। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंजाइम ऑफ द कोडेड बाय अ जीन। हमेशा कोई भी अगर एंजाइम बनना है तो वो जीन उसको कोड करता है, जीन से क्या बनेगा, एक एंजाइम बनेगा, और वो एंजाइम अपना काम करेगा। अगर वो ग्रोथ हार्मोन है तो ग्रोथ को क्या करेगा, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, अ स्पोर्ट्समैन आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक ऑफ हिज रूटीन एक्सरसाइज सफर्ड मस्कुलर क्रैम्प ड्यूरिंग अ हैवी एक्सरसाइज सीजन, दिस हैपन ड्यू टू। एक स्पोर्ट्समैन है जिसने क्या किया, एक लॉन्ग ब्रेक के बाद में रूटीन एक्सरसाइज कर रहा है, और उससे के एकदम क्या हुआ, मस्कुलर क्रैम्प आने लगे, मतलब पैरों हाथों में दर्द, एकदम क्रैम्प आने लगे एक्सरसाइज के दौरान। तो ऐसा क्यों हुआ है, देखो ये ऐसा इसलिए हुआ है कि अब क्या हुआ, जब सडनली हम एक्सरसाइज या कुछ ज़्यादा करते हैं तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उतनी जल्दी हम ऑक्सीजन ले नहीं पाते हैं। तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है बॉडी के अंदर,
जिसकी वजह से क्या होता है, जब लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है तो मस्कुलर क्रैम्प आने शुरू हो जाते हैं। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा कि ऑक्सीजन की कमी हो गई क्योंकि इतनी जल्दी ब्रीथ नहीं कर पाए, और क्या हुआ, जो फॉर्मेशन है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे तो किसका होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होना चाहिए नॉर्मल रेस्पिरेशन में, लेकिन एक्सरसाइज की मूवमेंट की ज़्यादा की वजह से क्या हुआ है, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो गया है। हम इसे कहेंगे पार्शली ऑक्सीडाइजेशन हुआ है ग्लूकोज का, जिसकी वजह से क्या हुआ है, लैक्टिक एसिड बन गया है। तो डी आंसर यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। देखो पाइरूवेट तो क्या है, ग्लाइकोलाइसिस का पूरा स्टेप है, पाइरूवेट बनता है। इथेनॉल ह्यूमन में नहीं बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर वो बनता तो प्रॉपर वो क्या होता, कार्बोडिक्सेशन होता, ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीडेशन हो जाता, लेकिन इसी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेस ऑफ फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा गया है। इट्स इमेज इज फॉर्म्ड, इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, तो देखो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। कहाँ पे बनेगी, हम यहाँ पे देखते हैं, तो बिहाइंड द मिरर एंड इट्स पोजिशन वेरी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट, ये कॉन्वेक्स मिरर है और इसकी एक सेकेंड, तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये जो कोई मिरर है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी जो इमेज है वो कहाँ होगी, बिहाइंड द मिरर, और जितना हम यहाँ से दूर करते जाएंगे वो उतना दूर हो जाएगा। तो बिहाइंड द मिरर एंड इस पोजीशन वेरी टू द ऑब्जेक्ट आइटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 14। When light enter the atmosphere, it strike an extremely fine particle which affect the ray of light इन ऑल पोजिशन पॉसिबल डायरेक्शन दिस ड्यू टू। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि व्हेन लाइट एंटर टू द एटमॉस्फेयर, जब लाइट एंटर करती है एटमॉस्फेयर में, स्ट्राइक टू एक्सट्रीम फाइन पार्टिकल, इस तरह से यहाँ पे एक्सट्रीम पार्टिकल, जैसे लाइन ये एटमॉस्फेयर यहाँ से स्टार्ट होता है, इस एक्सट्रीम पार्टिकल्स में क्या होगी, स्ट्राइक कर ऑन एक्सट्रीम फाइन पार्टिकल विच डिफ्लेक्ट द रे ऑफ द लाइट इन ऑल पोजिशन ऑन पॉसिबल डायरेक्शंस दिस इज ड्यू टू। तो ये किस लिए हो रहा है, किस वजह से हो रहा है कि लाइट क्या करे, स्कैटर्ड करे। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है तो लाइट क्या करती है, स्कैटर्ड हो जाती है, बिखर जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो पार्टिकल्स हमको क्या होते हैं वो एकदम फाइन पार्टिकल्स में नजर आती है। नेक्स्ट देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 15। एक सेकेंड हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर। In 1987, an agreement was formulated in the United Nations Environment Program (UNEP) to freeze the production X to prevent depletion of Y. X and Y represent refer here। देखो क्या कहा गया है, ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कि एक एग्रीमेंट हुआ था 1987 में, वहाँ पे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने फ्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्स, एक्स के प्रोडक्शन को क्या किया गया, फ्रीज किया गया टू प्रिवेंट डिप्लेशन ऑफ वाई, जिससे कि वाई का डिप्लेशन ना हो। तो किसके प्रोडक्शन में, यहाँ पे ध्यान से समझो कि यहाँ पे क्या क्या कहा गया था कि CFS को क्या किया गया था, इसके प्रोडक्शन को बंद किया गया था, जिसकी वजह से जो ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन की जो लेयर है वो कम हो रही है, उसको रोका जा सके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स यहाँ पे क्या है, CFS, और डिप्लेशन किसका हुआ था, प्रिवेंट डिप्लेशन ऑफ वाई, मतलब कि ओजोन की जो परत है वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। CFS जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसके प्रोडक्शन को क्या कहा गया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रोडक्शन को कम किया गया था, और जिससे कि ओजोन की जो लेयर है उसको बचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर रिलेटेड टू द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, कौन से ऐसे फॉलोइंग फीचर्स से रिलेटेड टू द बायोडिग्रेडेबल, जिसको हम क्या करें, बचाया, जिसको हम क्या करें, डाइजेस्ट किया जा सकता है, ये जिसको जल्दी से जिसको हम ये क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेबल, जो कि क्या है, एक जो चेंज हो जाते हैं, जिसको जो कि अर्थ में लॉन्ग टाइम तक बचे नहीं रहते। तो 16 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ब्रोकन डाउन इन बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो क्या कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल किसे कहते हैं, जो नेचुरली प्रोसेस से क्या हो जाते हैं, ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे कि पॉलीथीन या इस तरह का मटेरियल जो क्या है, लंबे टाइम तक जिसको ब्रोकन डाउन नहीं किया जा सकता या बैक्टीरिया द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, उसे हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, रिमेन इंडर्ट, परसिस्ट टू एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग टाइम, ये सारा किसका आ जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो आपको बताने हैं कि जो असेसमेंट क्वेश्चंस है, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस है वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 17 में, सेशनल रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, उसके बाद देखो रस्टिंग ऑफ एंडोथर्मिक क्यों है, ये तो ये कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कोई वो नहीं लेती, एनर्जी नहीं लेती है ना। अब देखो इसके बाद तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हुई है, फॉल्स हुई है। इसके बाद में सेकंड क्या कहा गया है, देखो
एज द रिएक्शन इज स्लो, ये स्लो एकदम रिएक्शन क्या है, ये स्लो है, द रिलीज हीट इज ब्रीवली इविडेंट। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगी, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो डी आंसर यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, probability of survival of an organism produced during the sexual reproduction is more than that of organism produced from the asexual mode। तो देखो क्या कहा गया है यहाँ पे कि probability of survival an organism produced from the sexual reproduction is more than ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो देखो ये क्या है, यहाँ पे सही है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो ऑर्गेनिज्म है उनका सर्वाइवल बढ़ जाता है, क्योंकि उनमें वेरिएशंस आती है, नया अडेप्टेशन आते हैं, जिससे कि वो क्या कर पाएंगे, नए एनवायरनमेंट में उनके लिए सर्वाइवल उनका ईजी हो जाएगा। वेरिएशन प्रोवाइड एडवांटेज टू इंडिविजुअल फॉर सर्वाइवल, बिल्कुल इसका रीज़न भी सही है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी, और करेक्ट आंसर दे रहा है कि देखो सर्वाइवल क्यों बढ़ गया, क्योंकि न्यू अडेप्टेशन आई, तो ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, अ कंपास नीडल ऑफ प्लेस नियर अ करंट कैरिंग वायर्स, द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल डिक्रीज व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज द वायर इज इंक्रीज। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गई, फॉल्स हो गई। द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इज ए पॉइंट नियर द कंडक्टर इंक्रीज ऑन द इंक्रीजिंग द करंट। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, आर तो सही है, लेकिन क्या हो गया, ये गलत हो गया, तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहा गया, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट एंड द नेचुरल रिप्लेसमेंट। ठीक है, बिल्कुल कहा गया कि बायोडिग्रेडेबल से क्या रिजल्ट बनता है, कंपोज करना आसान हो जाता है, कंपोस्ट बनती है इससे, एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्रेकन डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। देखो इसमें क्या कहा गया कि इट इज़ ड्यू टू ब्रोकन डाउन, ड्यू टू ब्रोकन डाउन नहीं होता, नहीं तो क्या है, डाइजेस्ट कर रहे हैं बैक्टीरियाज, तो सी आंसर यहाँ पे सही होगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस तो सिंपल इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बनता है। सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या कहा गया, इनटू इट इज़ ड्यू टू द ब्रेकन डाउन, नहीं देखो ये सब्सटेंस इसकी वजह से नहीं होता है, एक वो क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं उसको, तभी तो कंपोज डिपोजिशन कर रहे हैं ना, कंपोज कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपल सब्सटेंस में चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। डाइल्यूट HCl इज एडेड इन Zn ग्रेन्स, मतलब कि Zn के साथ क्या किसकी रिएक्शन करवाई जा रही है, HCl की। ठीक है, हाउ विल यू प्रूव दैट केमिकल चेंज हैज़ टेक प्लेस हेयर, आप किस तरह से प्रूव करेंगे कि केमिकल चेंज हो रहा है, क्यों, वो देखो ZnCl बन रहा है और यहाँ पे 2HCl लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, H2 गैस क्या हो रही है, H2 गैस रिलीज हो रही है, तो क्या है, सपोर्ट योर रिस्पॉन्स विद 2 आर्गुमेंट्स। अच्छा, इसको आंसर्स करना है, पहले तो हमें पता चल गया ZnCl बन रहा है और 2H2 क्या है, H2 यहाँ पर रिलीज हो रही है। देखते हैं इसका आंसर, तो देखो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, देखो बबल्स ऑफ गैस या इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कि गैस बनना, और हाइड्रोजन गैस किस तरह से बनती है, बबल्स के साथ में बनती है। तो फर्स्ट तो आप लिख सकते हैं, प्रॉपर अगर आंसर लिखना है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और वो भी बबल के साथ में रिलीज हो रही है, इसका मतलब कि ये रिएक्शन हो रही है। सेकंड क्या, चेंज इन कलर चेंज हो रहा है कि Zn कैसा था, सिल्वर कलर का, लेकिन जब ZnCl बना तो वो कैसे कलर का हो गया, ब्लैक कलर का हो गया। और थर्ड क्या है, जो उसका टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है, हीट निकलती है इसमें से, तो टेस्ट ट्यूब में थोड़ी सी गर्म हो जाएगी। तो ये 3 चेंजेस इसके अंदर आएंगे जो आपको क्या करने हैं, इसके साथ में लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है, स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन लीड टू द फ्रूट फॉर्मेशन। फ्रूट फॉर्मेशन के लिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या क्या चेंजेस होता है उसके बारे में बताना है। तो देखो क्या कहा गया है यहाँ पर, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे अगर यहाँ पे करें मेल गैमिट आ जाएगा, यहाँ पे फीमेल गैमिट आ जाएगा, और इन दोनों का जब क्या होता है, हम कहें मेल एंड फीमेल गैमिट जब मिक्स होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद किसका फॉर्म होता है, जाइगोट का। ठीक है, डिवाइड सर्वल टाइम इनटू द एन एम्ब्रो। अब जाइगोट, ये देखो एक यहाँ पे क्या है, ये मेल गैमिट है, यहाँ पे ये हम इस तरह से बनाते हैं, ये मेल गैमिट बनाया है, यहाँ पे फीमेल गैमिट। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो उसको हमने क्या कहा, जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या करता है, रेपिटेडली डिवाइड होता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रो में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट स्टेप तो ये होता है। उसके बाद में द ओव्यूल। अब यहाँ पे देखो ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, इस ओवरी के अंदर हो रही है, ये सारी की सारी प्रोसेस, जैसे कि ये हमने सिग्मा स्टाइल और ये ओवरी बनाया, तो ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, इसके अंदर हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन गया, एम्ब्रो बन रहा है। द ओव्यूल, और ये ओवरी है, ये क्या है, ओव्यूल है। तो ओव्यूल डेवलप ए टफ कोट एंड जनरली कन्वर्ट इनटू अ सीड। तो ओव्यूल क्या बना देता है, यहाँ पे अंदर क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। ठीक है, द ओवरी, जो ये ओवरी है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, रैपिडली ग्रो एंड रैपिड इन द फ्रूट, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में। तो ये ओवरी किसमें, सबसे पहले जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर सारी चीज़ें, जो एम्ब्रो है वो ओव्यूल के अंदर है, तो जो ओव्यूल है वो किसमें कन्वर्ट होगा, सीड में, ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। द पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल
स्टाइल एंड स्टिग्मा मेच ऑन द फोल्ड डाउन, और बाकी के जो यहाँ पे पेटल और सेपल होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो 3 चेंजेस आएंगे इसके अंदर। सबसे पहले ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा, ओवरी किस में, फ्रूट में कन्वर्ट होगी, बाकी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से नीचे गिर जाएंगे या फॉल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। What is the purpose of making urine in our body? ह्यूमन बॉडी में यूरिन बनने का क्या पर्पस है? नेम दैट ऑर्गन दैट स्टोर एंड द रिलीज यूरिन। इसके बाद में वाई, इसके और में क्वेश्चन दिया गया, वाई डू आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्व वेयर वेन्स हैव वॉल्व्स। वेन में वॉल्व्स होते हैं, बल्कि जो आर्टरीज है वो थिक और इलास्टिक क्यों होती हैं? आइए करते हैं आंसर। तो देखिए क्या कहा गया है, टू फिल्टर आउट नाइट्रोजन वेस्ट। हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है उसको बॉडी से रिलीज करने के लिए यूरिन की फॉर्मेशन होती है। तो टू फिल्टर आउट नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड टू फॉर्म ब्लड के अंदर जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो यूरिया और यूरिक एसिड के फॉर्म में बनता है, जो यूरिन के थ्रू क्या होता है, रिलीज किया जाता है। अब इसको स्टोर कहाँ किया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और ऑर्गन फॉर रिलीज, और रिलीज कहाँ से किया जाता है, यूरेथ्रा से किया जाता है। इसके सेकंड में था कि द ब्लड एमर्ज फ्रॉम द हार्ट। जो ब्लड है वो क्या है, एमर्ज किया जाता है हार्ट से अंडर द हाई प्रेशर के साथ में क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, एंड फ्लो थ्रू आउट द आर्टरीज। और जैसे हार्ट है यहाँ से क्या किया जाएगा, इस तरह से बाहर निकाला जाएगा, किससे, आर्टरीज के। हैज द बियर हैज प्रेशर, द आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक। इसीलिए जो मान लो कभी प्रेशर ज़्यादा है तो क्या होगा, ब्लड ज़्यादा फ्लो करेगा बाहर की तरफ। इसी प्रेशर को बनाए रखने के लिए जो आर्टरीज है उनकी जो वॉल है वो कैसी होती है, थिक होती है, और साथ में इलास्टिक होती है, कि अगर प्रेशर ज़्यादा है तो थोड़ी सी क्या हो जाए, इस तरह से बढ़ जाए, और अगर प्रेशर कम है तो थोड़ी सी क्या हो जाए, इस तरह से डिक्रीज हो जाए उसका साइज। तो इसीलिए जो ये वॉल्स है आर्टरीज की वो कैसी होती है, थिक एंड इलास्टिक होती है। अब वेन्स का पूछा गया, वेन्स है वॉल्व, क्यों वॉल्व होते हैं, उसके इंश्योर द ब्लड फ्लो ऑन ओनली वन डायरेक्शन, जिससे कि क्या हो, ब्लड केवल एक ही डायरेक्शन में मूव कर सके। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कहा गया है, द रिफ्रैक्टिव इंसिडेंस ऑफ 3 मीडिया आर गिवन। 3 मीडियम में क्या दिया गया है, इंसिडेंट्स दिए गए हैं। ए में कितना है, 1.6 है, बी में कितना है, 1.8 है, एंड सी में कितना है, 1.5। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, द रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग ए टू बी एंड अनदर रे इज ट्रेवलिंग बी टू सी। ए से बी में जा रहा है और बी से क्या हो रहा है, सी में मूव कर रहा है रे ऑफ लाइट। आगे क्या कहा गया है, इन विच ऑफ दीज 2 केसेस द रिफ्लेक्टेड रे बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल से, यहाँ से देखो ये वाला, ये क्या है, ये मीडियम, यहाँ पे अलग मीडियम बना देते हैं, ये ए से बी हो गया और ये बी से ए हो गया, तो क्या बी से सी हो गया। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इन विच ऑफ द 2 केसेस द रिफ्लेक्टेड रे बैंड टुवर्ड द मीडियम। नॉर्मल की तरफ, अभिलंब की तरफ कौन सी जो रे है वो क्या करेगी, बैंड करेगी। एंड इन विच केस डज द स्पीड ऑफ द लाइट इंक्रीज इन द सेकंड मीडियम। और क्या जो सेकंड मीडियम में जब एंटर करेगी तो लाइट की जो स्पीड है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। गिव योर रीजन विद आंसर। तो देखो यहाँ पे क्या है, मान लो ये यहाँ पे दिया गया है, ये ए से बी है और ये बी से सी है, तो यहाँ पे कितना है, 1.6 है, यहाँ 1.8 है, यहाँ 1.5 है। तो वो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब ए से बी में गया, यहाँ से यहाँ में इसके अंदर आया, तब क्या है यहाँ पे, अगर हम देखें 1.6 से 1.8 हो गया, तो ये क्या हो गया, रेयर मीडियम हो गया, और ये क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। जब इस तरह का मीडियम होगा तब क्या होगा, लाइट यहाँ पे क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, तो थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिखाऊँ, ये रे इस तरफ, एक सेकेंड, ये रे इस तरफ से आ रही थी, देखो इस तरह से आ रही थी, थोड़ा सा यहाँ पे बैंड हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट में आ जाएगा कि ए से बी में जब जाएगी तो क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। द स्पीड ऑफ द लाइट विल इंक्रीज व्हेन द लाइट ट्रेवल बी टू सी। जब इस तरह से जाएगी तो क्या होगा, यहाँ डेंसर से क्या वापस किस में जा रहा है, रेयर में जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, लाइट ट्रेवल टू सी, बी से सी में जाएगी, तब क्या हो जाएगा, द स्पीड ऑफ द लाइट विल इंक्रीज इन सेकेंड मीडियम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी। समझे, पहले क्या था, 1.8 से 1.6 में गया, इसकी वजह से यहाँ सॉरी 1.6 से 1.8 मीडियम में गया है, तो यहाँ पे डेंसर हो गया, इसीलिए जो अभिलंब की तरफ या नॉर्मल की तरफ लाइट मुड़ जाएगी। सेकंड में क्या है, वापस से क्या गया, रेयर में गया, जिसकी वजह से स्पीड एकदम से क्या होगी, डेंसर से एकदम जब कम वाले में जाएगा तो एकदम से स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम क्या कहा गया, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट। क्या है, एक वायर का पीस आर रेसिस्टेंस इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स में, दीज पार्ट आर देन कनेक्टेड टू इन पैरेलल। इनको क्या किया गया, पैरेलल कनेक्ट कर दिया गया। इफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल, एक सेकेंड हटाती हूँ, ये रेसिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज R1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 इक्वल टू R। देखो क्या कहा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं। और पीस ऑफ वायर को रेसिस्टेंस, जिसका रेसिस्टेंस क्या है, R है, इस कट 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया और तीनों को पैरेलल लगा दिया गया है।
इफ़ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, मानो कि R1 है, ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज R1, इसका यहाँ पे भी क्या है R1 है, और यहाँ पे R1 को ही क्या किया गया 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। व्हाट इज द रेशियो, इनका रेशियो क्या होगा, ठीक है। इसके और में क्या दिया गया, पहले हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट ऑफ R3, मतलब यहाँ पे लिखा हमने, यहाँ पे देखो एज द रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लेंथ के क्या है प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा R3, टोटल कितना हो जाएगा R3, तो हमने यहाँ पे लिखा R3 बाय R, 3 बाय R, 3 बाय R, तो 1 बाय R कितना हो गया 9 बाय R, तो R1 की जो रेशियो है वो क्या हो जाएगी 1/9, देखो सॉरी 1/9 यहाँ पे हम लिखेंगे 1/9 हो जाएगी। किस तरह से हुआ, देखो सबसे यहाँ पे 3 ये लिए गए हैं, इसका रेसिस्टेंस कितना है R, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी R/3 हो जाएगा, ये भी R/3 हो जाएगा, ये भी R/3 हो जाएगा, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम इसका टोटल देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 9, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 1/9, यहाँ पे इसका रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, रेफर टू द image below and state how the magnetic field pattern in indicate region where the magnetic field is stronger outside the magnet, कि कहाँ पे इसका magnetic field जो है वो stronger होगा। what happened to the magnetic field when the current is in the circuit is reversed, उसको रिवर्स कर दिया जाता है तो क्या होगा। देखो क्या कहा गया है, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर इन द रीजन वेयर द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, जैसे कि ये है, तो जैसे यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है पोल्स पे, हमको पता है कि पोल्स पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से तो क्या लिखा गया, द मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मैक्सिमम नियर द पोल एंड रिड्यूस इट गो अवे फ्रॉम द पोल, क्या कहा गया है, मैक्सिमम नियर द पोल, पोल के पास में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सबसे ज़्यादा होगा, और इससे जितना जितना दूर जाते जाएंगे वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो रिवर्स, जब हम उसकी डायरेक्शन को क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे करंट की, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी रिवर्स हो जाएगा। देखो यहाँ पे अच्छे से समझाया गया इसको, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक जो फील्ड है वो क्या हो जाएगी, जैसे इस यहाँ पे रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो पोल्स में क्या होती है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि पोल्स में क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर इस करंट को क्या कर दिया जाएगा, रिवर्स कर दिया जाएगा, तो ये जो फ्लो है ये भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है, स्टडी ऑफ फूड चेन बिलो आंसर द क्वेश्चन द फॉलो, ओके। यहाँ पे स्टडी दी गई है, ये लीफ है, लीफ को किसने खाया, लीफ को खाया कैटरपिलर ने, कैटरपिलर को कैल्मियोल ने, कैल्मियोल को स्नेक ने, स्नेक ने मैंगोज को। इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द थर्ड ट्रॉफिक लेवल ऑफ 100 जूल्स, यहाँ पे थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे क्या है 100 जूल्स है, देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल इन द प्रोड्यूसर लेवल, प्रोड्यूसर लेवल पर कितनी एनर्जी होगी, जस्टिफाई योर आंसर। हमें पता है 10% का फॉर्मूला यहाँ पे लगता है। सेकंड देखिए, इट इज पॉसिबल टू हैव 2 more ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन जस्ट बिफोर द 4th ट्रॉफिक लेवल, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें पता है कि देखो ज़रूरी नहीं है कि लीफ को सिर्फ कैटरपिलर खाए, कैटरपिलर को सिर्फ क्या खाए, कैमलियोन ही खाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमें एक वेब फूड वेब होता है जिसको कोई भी किसी को भी खा सकता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। देखो आंसर में क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है 10,000 जूल, यहाँ पे कितनी जूल होगी 10,000, बिकॉज ओनली 10% एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। अगर मान लो यहाँ पे फर्स्ट लेवल पर अगर 100 है तो यहाँ पे कितना जाएगी, यहाँ पे सिर्फ 10 जाएगी, ठीक है। इस तरह वो क्या कह रहा है कि अगर वहाँ पे कितनी है 1000 है तो उससे पहले हमें क्या करना है 2 zeros आगे ऐड कर देनी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10,000 आ जाएगी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहा गया है, नो सिंस द लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ ईच स्टेप इज सो ग्रेट देन वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी विल बी रिमेन इन आफ्टर 4 लेवल। तो एनर्जी कितनी आएगी, वो ये पूछा है कि कितनी एनर्जी आएगी। तो जितने लेवल बढ़ते जाएंगे, जितना ऑर्गेनिज्म बीच में आता जाएगा, उतनी ही एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होगी। अगर यहाँ पे मान लो 1000 है, यहाँ पे 100 रह जाएगी, यहाँ पे 10 रह जाएगी, यहाँ 0.1 हो जाएगी, तो उतनी ही एनर्जी क्या होगी, धीरे 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 रिड्यूस होती जाएगी, कम होती जाएगी उतनी ही एनर्जी। देखो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया, द गिव रिएक्शन शो वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द एक्सट्रैक्ट टू मेटल लाइक आयरन एंड मैंगनीज, MnO2 सॉलिड, Al सॉलिड, Mn एंड Al2O3 एंड हीट। देखो ये हमें एक रिएक्शन दी गई है। अब गिव रीजन व्हाई द अबव रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। देखो थर्माइट रिएक्शन क्यों कहा गया है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है, बहुत ज़्यादा यहाँ से हीट निकलती है। जब बहुत ज़्यादा हीट निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद अब ये क्या कर रहा है, Mn को भी क्या कर रहा है, यहाँ से Mn को भी यहाँ से क्या कर रहा है, निकाल रहा है, और Al क्या करता है, एल्यूमिनियम O2 के साथ क्या कर रहा है, कंबाइन हो रहा है। देखो आइडेंटिफाई द सब्सटेंट ऑक्सीडाइड। ऑक्सीडाइड क्या है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होती
होती है जिसमें क्या होती है, ऑक्सीजन ऐड होती है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीडाइज। और रिड्यूस क्या है, जिसके अंदर ऑक्सीजन निकल रही है, जिससे ऑक्सीजन निकल रही है। देखो दो फॉर्मूला, जिसमें ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइड। और जिससे ऑक्सीजन निकल रही है, जिसमें से क्या हो रही है, निकल रही है, माइनस हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे, रिड्यूस। तो रिड्यूस इन द अबव रिएक्शन, तो Mn क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड देखिए, गिव अ रीजन व्हाई एल्युमिनियम इज प्रेफरेबल यूज इन थर्माइट रिएक्शन। इस थर्माइट रिएक्शन में एल्युमिनियम क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये Mn को रिप्लेस कर रहा है और ज्यादा रिएक्टिव है। देखते हैं इसका आंसर। देखो क्या कहा गया है, इन द अबव रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन एज द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है, उष्मा शोषी है, उष्मा शेपी अभिक्रिया, मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्या निकल रही है, हीट निकल रही है। द मेटल Mn एंड Fn ऑब्टेन विल बी मोल्टन या लिक्विड स्टेट में, मतलब इतनी हीट निकलती है कि ये जो Mn और Fn है ये लिक्विड स्टेट में होते हैं। सेकंड क्या है यहाँ पे, देखो ऑक्सीडाइज क्या है, Al एंड रिड्यूस क्या है, MnO2, ठीक है। एल्युमिनियम इज प्रेफर यूज इन थर्माइट रिएक्शन एज इज प्लेस अबव FeMn इन द रिएक्टिव सीरीज ऑफ द मेटल एंड Al इज मोर रिएक्टिव इन द Fe और Mn से ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एन इलामेंट M with electron configuration 283 combined separately with M chloride and SO4-2 ions. राइट द केमिकल फॉर्मूला इज द कंपाउंड फॉर्म। तो क्या कह रहा है कि M एक M है जिसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 283 है, और वो क्या करता है, क्लोराइड और सल्फेट के साथ में क्या, आयंस के साथ में क्या कर रहा है, कंबाइन हो रहा है। तो केमिकल फॉर्मूला, तो देखो केमिकल फॉर्मूला क्या है, इसको स्टेबल करना है ना, तो 28 बन जाइए, तो किसको क्या करना पड़ेगा, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। तो ये 3 के साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा, तो या तो MlCl3 बन जाएगा, या क्या बनता है, M2 यहाँ पे लिख देते हैं, M2SO4 3 यहाँ पे ये बन जाएगा। एक सेकंड तक उसको हटा देती हूँ। या तो क्या बनेगा, MaCl3, क्योंकि इसको 3 के साथ 3 आयंस देने हैं अपने, तभी क्या करेगा ये, अगर 3 आयन देगा तभी तो इसकी जो 28 इसकी जो शेल है वो कंप्लीट हो पाएगी। उसके अलावा ये क्या कर सकता है, यहाँ पे M2SO4 की थ्राइस ये बनेगा, तब इसकी जो शेल है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट तो हमको ये बताना था। सेकंड, प्रिडिक्ट विद द सुटेबल रीजन टू द नेचर। अभी बताया नेचर कि इसको 3 तो बाहर देने पड़ेंगे, तभी ये क्या करेगा, अपना जो नियोन के 10 किसके अंदर होता है, नियोन में, नियोन के क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा और क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। हाउ विल यू इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड फॉर्म वेरी विद द रिसेप्टिव ऑफ M। देखते हैं आंसर। देखो आंसर में क्या आएगा, क्या बन सकता है, MCl3 या M2SO4 3, क्योंकि क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, देगा, तभी ये स्टेबल होगा। M इज द, देखो 2 बाहर वाली 2 8 और 8 इस तरह से बनता है। अगर बाहर इसके पास 3 है तो ये क्या करेगा, 5 इसको कोई नहीं देगा, इसलिए ये अपना 3 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दे देगा और स्टेबल हो जाएगा। M इज जनरली फॉर्म इन आयोनिक बॉन्ड, इट कैन बी एक्वायर्ड ए स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन टू नियोन। नियोन के बराबर इसको आना पड़ेगा बाय लूजिंग 3 वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म M+, तो क्या बन जाएगा, M3+ बन जाएगा। कंपाउंड फॉर्म विल बी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड और मोल्टन स्टेट में होगा, नॉट इन सॉलिड स्टेट, कंपोस्टर M। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अ रेडिश ब्राउन मेटल X व्हेन हीटेड इन एयर गिव ब्लैक कंपाउंड Y। एक रेडिश ब्राउन X मेटल है जिसको हीटेड किया जाता है, गर्म किया जाता है, और वो क्या हो जाता है, Y कंपाउंड में। व्हेन इट हीटेड प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस गिव X बैक। अगर मान लो रेडिश ब्राउन मेटल है, मतलब कि Cu मानते हैं, Cu को क्या किया जाता है, हीट के साथ में, एयर के साथ में करते हैं, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या बनाएगा, CuO बनाया, ठीक है, 2CO यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या किया जाता है, जब इसको हाइड्रोजन के साथ में, CuO को हम रफ लिखते हैं, CuO को अगर हाइड्रोजन के साथ में हम रिएक्शन करते हैं तो H2O बनता है, और Cu क्या हो जाता है, हमारे पास में वापस आ जाता है। समझ रहे हो क्या कहा गया, Cu को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया जाता है, हीटेड किया जाता है, क्योंकि ये रेडिश ब्राउन कलर का मेटल है और इसको किया जाता है, तो क्या बन जाता है, वाइट कलर का ब्लैक कंपाउंड, जो क्या हो जाएगा, CuO। अब इसको हाइड्रोजन की प्रेजेंस में अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होगा, एक तो H2O बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, और एक Cu वापस हमें मिल जाएगा। तो यही लिखा है, गिव्स X बैक, X हमारे पास में बैक आ गया। अब इस X का यूज़ यहाँ किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स में, हमें पता है हाइड्रोजन जो कॉपर है उसका इलेक्ट्रोलाइट्स में यूज़ किया जाता है। रिफाइंड फॉर्म द X इज यूज इन इलेक्ट्रिक वायरिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक वायरिंग में यहाँ पे यूज़ किया जाता है, यहाँ से हमें पता चलना था कि ये क्या है, Cu है। अभी आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई X एंड Y, ड्रॉ अ वेल डायग्राम टू द रिप्रेजेंट प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग X। आइए देखते हैं आंसर।
सबसे पहले देखो इन्होंने यही लिखा है कि x यहाँ पे क्या है, कॉपर है, एंड y यहाँ पर क्या है, जब हाइड्रोजन के साथ अभी हमने देखा CuO बन गया, ठीक है। द प्रोसेस आपको यहाँ पे ये डायग्राम बनाना है, देखो यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है जिसमें आपको ये करना है। देखो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनोड कैथोड हो जाएगा, यहाँ पे जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो आ जाएगा, ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में इम्प्योर कॉपर है, यहाँ इस पर क्या होगा, इम्प्योर, यहाँ पे जो लगेगा वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर कॉपर हो जाएगा। जैसे ही करंट पास किया जाएगा तो यहाँ से Cu निकलेगा और इस कैथोड पर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, और कैथोड पे जो लगेगा वो क्या होगा, प्योर कॉपर होगा, एकदम साफ वाला कॉपर हो जाएगा। तो ये आपको डायग्राम यहाँ पे बनाना है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 29। वी आर एडवाइज टू टेक आयोडाइज सॉल्ट इन आवर डाइट बाय डॉक्टर, जस्टिफाई योर इम्पोर्टेंस, जस्टिफाई इट्स इम्पोर्टेंट इन आवर बॉडी। देखते हैं इसका आंसर। तो देखो क्या लिखा गया है, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। तो आयोडीन क्या करता है, जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड का काम क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करना, तो वो क्या करता है, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन को थायराइड ग्लैंड में सिंथेसिस करने के लिए आयोडीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब थायरोक्सिन करता क्या है, थायरोक्सिन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर फैट को, कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को मेटाबॉलिज करने के लिए, मेटाबोलाइज करने के लिए कौन जरूरी है, थायरोक्सिन जरूरी है। थायरोक्सिन प्रोवाइड बेस्ट बैलेंस फॉर द ग्रोथ इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर बेस्ट बैलेंस बनाने के लिए, बॉडी का जो बैलेंस है उसको बनाने के लिए थायरोक्सिन जरूरी है। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि ऐसा नमक खाओ जिसके अंदर जो क्या हो, आयोडाइज हो। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल और ए बॉय बीइंग अ बोर्न अ फैमिली, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखो बहुत ही आसान है, 50% चांस होता है जैसे कि ये फीमेल है, फीमेल के पास क्या होते हैं, 2 X क्रोमोसोम होते हैं, जबकि जो मेल है उसके पास में क्या होता है, XY क्रोमोसोम होता है। तो इसका चार्ट अगर मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ एक बार यहाँ पर, तो देखो XX ये फीमेल है, यहाँ पे XY मेल है। तो चांसेस क्या होते हैं, जब क्रॉस होता है तो XX यहाँ पे बना, XY यहाँ पे बना, XX यहाँ पे बना और यहाँ पे क्या बना, XY। तो देखो 2 यहाँ पे मेल के चांसेस है और 2 ही यहाँ पे क्या है, फीमेल के चांसेस है। तो 50-50% चांसेस होते हैं बॉय एंड गर्ल के। तो देखते हैं आंसर। तो देखो क्या लिखा गया है, देयर 50% चांस ऑफ अ गर्ल मे बी बोर्न, 50% चांस मे बी अ बॉय इन बर्थ। देखो क्या है, 50-50% चांस है, इट कैन बी एक्सटेंड फॉर, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है आप उस तरह से चार्ट बनाकर कर सकते हैं, या इस तरह से लिखते हैं, ह्यूमन क्रोमोसोम हैव मैटर्न कॉपी ऑफ अ पैटर्न कॉपी, वी हैव 22 क्रोमोसोम सच। हम क्या है, 22 जो क्रोमोसोम है वो सेम होते हैं। 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम इज ओड नॉट इवन बीइंग परफेक्ट पेयर। 22 जो क्रोमोसोम है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सब में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन जो 23वां क्रोमोसोम होता है, फीमेल में क्या होता है, XX होता है और मेल में क्या होता है, XY। वुमेन हैज ए परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, डबल X है, परफेक्ट पेयर है बोथ X क्रोमोसोम, बट मेल हैव मिसमैच पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन विच हैज 1 इज नॉर्मल साइज। X क्या है, एक नॉर्मल साइज का क्रोमोसोम होता है, वाइट अदर इज ए शॉर्ट। जैसे कि ये क्रोमोसोम है तो एक तो मैक्स X क्रोमोसोम सेम होता है, लेकिन जो मेल का क्रोमोसोम होता है वो इस तरह से होता है, शॉर्ट, Y इज कॉल्ड Y क्रोमोसोम। तो इतने डिटेल मत लिखो, आप सिर्फ ये लिख सकते हैं, जो मैंने क्रॉस बनाया था वो भी बनाओगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे यहाँ पर। तो 22 क्रोमोसोम सेम होता है, आपको इस तरह से लिखना है 22 प्लस XX और 22 प्लस X एंड Y, ये बनाना है। इसके बाद यहाँ पे क्रॉस बना दीजिए। तो 22 क्रोमोसोम मेल एंड फीमेल में सेम होते हैं, जबकि फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो XX होता है और मेल में XY होता है। तो इसी तरह से 50% चांस होते हैं मेल एंड फीमेल के। हु हैज़ इनहेरिटेड इन X क्रोमोसोम फ्रॉम फादर विल बी गर्ल एंड हु हैज़ Y क्रोमोसोम फ्रॉम विल बी अ बॉय। जिसके पास में Y क्रोमोसोम आ गया वो बॉय बनेगा, जिसके पास में X क्रोमोसोम आ गया वो फीमेल बनेगा। कौन रिस्पॉन्सिबल है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है कि नेक्स्ट प्रोजेनी में बॉय या गर्ल होगा, तो उसके लिए फादर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उनके पास में 2 क्रोमोसोम है, X एंड Y। देखते हैं 31st क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्लेन व्हाई द रिफ्रैक्टरी इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल विद रिस्पेक्ट ऑफ द एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। उस जो रिफ्रैक्टरी इंडेक्स है वो एयर से रिफ्रैक्टरी इंडेक्स 1 से ज़्यादा क्यों होता है। सेकेंड देखिए क्वेश्चन क्या है, in the figure below a light ray travel into air into the semicircular plastic block, give a reason why the ray does not deviated and the semicircular boundary of the plastic block। यहाँ से डिवाइटेड क्यों नहीं हुआ, इसकी डायरेक्शन चेंज क्यों नहीं हुई। थर्ड क्वेश्चन, कंप्लीट द रे डायग्राम ऑफ द अबव सिनेरियो वेयर द लाइट रे कम आउट ऑफ द प्लास्टिक बॉक्स। यहाँ से किस तरह से इसके पास जाएगी या इसके दूर जाएगी, टॉप ऑफ द एंड यहाँ पे हमें बताना है। तो देखते हैं आंसर। देखिए फर्स्ट का आंसर क्या हैगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद अ रिस्पेक्ट ऑफ एयर इज गिवन बाय, किस तरह से होता है, स्पीड ऑफ द लाइट डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम। की स्पीड की लाइट की जो स्पीड है एयर में डिवाइडेड बाय द स्पीड की लाइट है इन मीडियम में। Since speed of the light is medium is always less than the speed of air, hence the speed of air
speed of light in air, sorry, hence the above ratio is always greater than 5.5 यहाँ पे दिया गया आंसर देख लीजिए। सेकंड में देखो क्या कहा गया था, रे ऑफ द लाइट, इस सेकंड का आंसर देखिए, undergoing normal incidence of air plastic block interface and the normal incidence is there is no deviation, कोई deviation नज़र नहीं आता है। थर्ड में हमें डायग्राम बनाना, तो देखो क्या होगा, जो यहाँ से प्लास्टिक ब्लॉक से जब लाइट यहाँ पर जाएगी नॉर्मल के बाद में वो क्या हो जाएगी, इसके नॉर्मल पाथ से थोड़ा सा दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो इस तरह से जाना, इस तरह से चाहिए था ये इस तरह से, लेकिन ये क्या हुई, इससे नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हो जाएगी, जो एंगल है वो बढ़ जाएगा। क्रेडिट एरोज रिफ्लेक्टेड रे मूविंग फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ से एरोज जो है वो उसका रोज दिखा रही है, वे दिखा रही है कि इस तरह से ये जाएगी। ये क्वेश्चन क्या है, स्टेट द लॉ that explain heating effect of a current with respect of the measurable properties in an electric circuit। आपको क्या करना है, उस लॉ को स्टेट द लॉज एक्सप्लेन करना है जिसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट के, जिसके अंदर मेजर प्रॉपर्टीज दिखाई देती हैं। लिस्ट द फैक्टर दैट ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, कंडक्टर जो रेसिस्टेंस है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, जूल्स लॉ इज हीटिंग स्टेट दैट द हीट डिस्पाइट अक्रॉस अ रजिस्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपको यहाँ पे इस फॉर्मूले को आपको बताना है। यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, आई आर टी, आई की स्क्वायर आर टी, यहाँ पे देखो द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लो थ्रू इट। फर्स्ट आपको क्या करना है, द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लो, करंट की कितना टाइम तक ड्यूरेशन हुआ है, टी यहाँ पे बताना है, यहाँ पे करंट कितना फ्लो हुआ है, और उसके बाद में यहाँ पे रेसिस्टेंट, ये आई की स्क्वायर आर टी, यहाँ पे ये एच के इक्वल होता है। तो ये आपको यहाँ पे फॉर्मूले को यहाँ पर बताना और उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट पूछा गया था, यहाँ पे कहा गया था रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर किस किस पे डिपेंड करता है, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ पर करता है, द एरिया सेक्शन की कितना मोटा है उस पर डिपेंड करता है, नेचुरल मटेरियल की वो मटेरियल क्या लिया गया है, और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर की उसका टेम्परेचर है। ये इन चार चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, अनन्यास, एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, अनन्या रिस्पोंड टू द क्वेश्चंस। देखो क्या कहा गया है, व्हाई डू इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज मेटेलिक बॉडी आर कनेक्ट टू द मेन्स थ्रू अ 3-pin plug where an electric bulb can be connected to a 2-pin plug। देखो क्या कहा गया है कि जो बल्ब है या जो छोटी चीज़ें हैं वो क्या है, 2 प्लग से कनेक्ट की जाती है, जबकि जो मेन बल्ब है, जैसे कि आपने देखा होगा इस तरह से प्लग किया जाता है या इस तरह से प्लग किया जाता है, तो जो मेन पावर है, जो मेन कनेक्टेड है वो क्या है, 3 प्लग से कनेक्टेड है। ये क्वेश्चन था, उसने लिखा द 3-pin कनेक्ट रिड्यूस हीटिंग टू द कनेक्टिंग वायर, जो कनेक्टिंग वायर है उसकी हीटिंग को क्या करता है, कम करता है। ये उसने आंसर दिया है। अब हमें इसमें से क्वेश्चन बताना है, इज हर आंसर करेक्ट और नॉट इज इनकरेक्ट। तो देखो उसका आंसर जो है करेक्ट नहीं है। जो थर्ड पावर होती है वो अर्थ का तार, अर्थ कनेक्टेड करते हैं ना उसमें से, जिससे कि क्या हो, अर्थ का फ्लो कर सके, अर्थ कनेक्ट कर सके, अर्थ वायर बोलते हैं उसको। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फ्यूज इन अ डोमेस्टिक सर्किट, डोमेस्टिक सर्किट में अर्थ वायर का क्या फंक्शन है, देखते हैं आंसर। देखो क्या है, अनन्याज आंसर इज रॉन्ग। फर्स्ट आपका एक नंबर तो यहीं से मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक अप्लायंस विद द मेटेलिक बॉडी नीड एन अर्थ वायर विच प्रोवाइड अ लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पार्ट टू द फ्लो ऑफ करंट। क्या है, एक अर्थ का वायर होता है जो क्या करता है, रेजिस्टेंस पावर को क्या करता है, लो करता है। इन केस ऑफ देयर एन एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ करंट थ्रू ऑफ द मी कंडक्टिंग बॉडीज अप्लायंस, अगर हम क्या होगा, अर्थ का वायर नहीं होगा, तो अगर कभी ज़्यादा किसी तरह का लीकेज हो जाता है करंट के अंदर, तो हमारी बॉडी क्या है, कंडक्टर है ना, अच्छा, तो क्या होगा, करंट आने के चांसेस ज़्यादा रह जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में मैं फ्यूज़ के क्या क्या मतलब फ़ायदे हैं वो बताने थे। एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज सेफली डिवाइस टू ऑपरेट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ओवरफ्लो करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। फ्यूज़ क्या करता है, अगर कभी पीछे से ज़्यादा जो मेन सिस्टम है वहाँ से अगर ज़्यादा लाइट का फ्लो हो जाता है तो उससे हमें क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। एंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज इज मेटल, जो मेन इसका कंपोनेंट है वो क्या है, मेटल है। और जैसे ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो क्या करता है, द वायर एंड स्ट्रिप मेल्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, द एक्सेस करंट फ्लो। अगर एक्सेस करंट फ्लो करता है तो मेटल है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, जिससे जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा, और बाकी की चीज़ें या ज़्यादा आग लगना, इन सब चीज़ों से क्या हो जाएगा, बचाव हो जाएगा। हम सेक्शन
डी स्टार्ट कर रहे हैं। 34 क्वेश्चन, रहमत क्लासिफाइड द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन, मीथेन CH4 एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में क्या किया गया है, इस पे रिएक्शन की गई है। द सब्स्टिट्यूट रिएक्शन सपोर्ट रहमत इन व्यू द सुटेबल जस्टिफाई एंड इलिस्ट्रेट द रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ में आपको इसको क्या करना है, इक्वेट करना है। किसके साथ में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या है, क्लोरीन और मीथेन किस तरह से रिएक्ट करते हैं, फर्स्ट आपको वो बताना है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्लोरीन गैस वॉज द प्रिपेयर्ड बाई यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन से क्लोरीन क्या है, निकाली जाती है, प्रिपेयर की जाती है। राइट द केमिकल इक्वेशन टू द रिप्रेजेंट द चेंजेस, क्या क्या रिप्रेजेंट कर चेंजेस हुए वो बताने हैं। आइडेंटिफाई द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इन द प्रोसेस एंड द गिवन एप्लीकेशन ऑफ ईच। तो फर्स्ट देखिए मैथेन के साथ में किस तरह से, मैथेन के साथ में हमें क्या करना है, क्लोराइड की रिएक्शन करवानी है। CH4 Cl की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, CH3Cl बन जाएगा। देखो CH4 प्लस Cl है तो एक HCl बन जाएगा, यहाँ से एक H यहाँ निकल जाएगा और एक Cl बन जाएगा तो CH3Cl बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन द अदर रिवलेंट इक्वेशन इस चेन रिएक्शन क्या हो जाएगा, NaCl। जब NaCl का H2O के साथ में रिएक्शन करवाई जाएगी तो NaOH बन जाएगा, क्लोराइड निकलेगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो NaCl में क्या है, आयनिक कंपोनेंट से Na प्लस Cl हो जाएगा। क्लोराइड क्या है, Cl और 2 इलेक्ट्रॉन एनोड पर आ जाएंगे। H2O में क्या होगा, H प्लस OH बन जाएगा और H2 में क्या बनेगा, H और 2 इलेक्ट्रॉन तो H2 कैथोड पर बन जाएगा। तो NaOH क्या हो जाएगा यहाँ पे, Na प्लस OH, यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaOH। ठीक है, ये इक्वेशन इस तरह से बतानी है आपको। उसके बाद में हमने कहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH क्या है, कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज कहाँ किया जाता है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशन से कहाँ यूज किया जाता है, तो डिग्रीजिंग ऑफ मेटल, प्रिपेयरिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स में, और हाइड्रोजन का एज ए फ्यूल और मार्जिन में इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनियाज फॉर फर्टिलाइजर, अमोनियाज फॉर फर्टिलाइजर के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो देखो क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 34 का, रेना वाइल ड्यूरिंग सर्टेन रिएक्शन ऑब्जर्व दैट हीटिंग ऑफ सब्सटेंस एक्स विद वेनेगर लाइक स्मेल। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि रेना क्या कर रही है, एक रिएक्शन कर रही है जिसकी स्मेल एक्स उसने यूज किया, जिसकी स्मेल वेनेगर जैसी है। तो वेनेगर क्या होता है, एसिटिक एसिड, CH3COOH यहाँ पे होगा, विद द सब्सटेंस वाई, वाई के साथ एक्स क्या हो गया यहाँ पे, एसिटिक एसिड हो गया, और वाई उसने लिया है विच इज ए यूज टू इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। इंडस्ट्रीज में सॉल्वेंट के लिए किसका यूज किया जाता है, ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। इथेनॉल का हम यूज करते हैं, तो उसने एक एसिटिक एसिड लिया है, एक इथेनॉल लिया है। टू प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर बाथ गिव अ स्मेल, स्वीट स्मेल लिक्विड Z, और उससे क्या बनता है, Z बनता है। एक्स यहाँ पे क्या हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, वाई यहाँ पे क्या हो गया, इथेनॉल हो गया। ठीक है, ये दो चीज़ें अगर आपको पता होगा कि वेनिगर का क्या है और जो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे इथेनॉल हो गया। ठीक है, उसके बाद Z फॉर्म होता है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C4H48। तो C4H8 और O किसका होता है, ईस्टर का होता है। ठीक है, अब यहाँ तक हमें समझ आया। उसके अभी हम इसको अच्छे से करेंगे, भी समझ लेते हैं। व्हेन हीटेड द कास्टिक सोडा, जब ईस्टर को कास्टिक सोडा के साथ में रिएक्ट किया जाता है तो Z गिव बैक टू द सोडियम सॉल्ट एंड द Y, और उससे क्या बनता है, Y बनता है, वापस इथेनॉल बनता है। ठीक है, आइडेंटिफाई XYZ एंड इलस्ट्रेटर द, इसकी पूरी आपको केमिकल इक्वेशन बतानी है। तो देखते हैं आंसर। तो देखो अभी हमने समझा था यहाँ पे X क्या है, देखो एसिटिक एसिड CH3COOH, जिसे हम क्या कहते हैं, वेनेगर भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्रीज जो सॉल्वेंट था इथेनॉल, जिसका फॉर्मूला क्या है C2H5OH। और जो अब देखो हम रिएक्शन करते हैं, जैसे कि उन्होंने क्या कहा था पहले कि हमने क्या लिया, एसिटिक एसिड लिया है, तो यहाँ पे CH3COOH, यहाँ पे हमने CH3COOH लिया। उसके बाद में इथेनॉल के साथ में रिएक्शन कराई। जब ये रिएक्शन कराई तो ये कंबाइंड होकर क्या बना रहा है, C4H8 और O2, ये वाली बताई थी उन्होंने। तो C4H और ये क्या बनता है, ईस्टर बन गया। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कहा। अब ईस्टर के साथ जब NaOH की रिएक्शन करवाई जाती है, देखो ईस्टर के साथ में जब NaOH की रिएक्शन कराई जाती है तो यहाँ पे हमारा ये देखो, एक तो ये CH3COONA बना और सेकंड हमारा यहाँ पे क्या बना, वापस से इथेनॉल बना। तो यही रिएक्शन आपको अच्छे से लिखनी आई, समझ आ गई होगी, वेनेगर, इथेनॉल और ईस्टर। ये चीज़ें, इनके नाम आपको पता होने चाहिए जिससे कि आप इसको आइडेंटिफाई कर सकें। ऐसे सभी जो भी केमिकल्स दिए हैं उनका कुछ ना कुछ स्मेल या इस तरह की आपको दी गई जिससे कि आप उसको पहचान सके। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35, गिव बिलो द सर्टेन सिचुएशन, एनालाइज एंड डिस्क्राइब द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन अ पर्सन। ठीक है, टेस्ट क्वेश्चन नंबर 1, टेस्टिस ऑफ ए मेल बॉय आर नॉट एबल टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम ड्यूरिंग द एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट। आंसर देखिए इसका, देखो क्या होगा,
स्पर्म फॉर्मेशन विल बी एडवर्सली इफेक्टेड बिकॉज इट्स रिक्वायर लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर। तो क्या होगा, अगर स्क्रोटम से क्या है, जो स्क्रोटम है क्या है बॉडी से बाहर नहीं आता, तो उसमें क्या होगा, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए लोअर टेम्परेचर चाहिए, जिसकी जगह अगर स्पर्म फॉर्मेशन होना है तो उसके लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बॉडी का लो होना चाहिए, इसीलिए क्या है वो आउटर साइड पर होता है। नेक्स्ट देखिए वास्ट डिफरेंस ऑफ अ मैन इज प्लग्ड। अगर वास्ट डिफरेंस जो है वो क्या हो जाती है, प्लग्ड हो जाती है। आंसर देखिए क्या होगा, वास्ट डिफरेंस इज ए पैसेज टू ट्रांसफर ऑफ स्पर्म। जो वास्ट डिफरेंस है उसका काम क्या है, पैसेज है, वो एक रास्ता देता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म का। सो स्पर्म विल नॉट बी ट्रांसफर टू फर्दर, जिससे कि क्या होगा, सो प्लग्ड हो जाती है, बंद हो जाती है, तो उससे क्या होगा, जो स्पर्म है वो ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया, प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स आर नॉट फंक्शनल। अगर प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल फंक्शनल नहीं होती हैं तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, व्हेन प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल आर नॉट फंक्शनल, दे इनका फंक्शन क्या है, ये नरिशमेंट देते हैं स्पर्म को, तो दे विल नॉट एडिट सिक्रीशन, इसलिए सिक्रीशंस फॉर नरिशमेंट एंड मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्ट टू द स्पर्म। एक तो क्या करते हैं, नरिशमेंट में हेल्प करते हैं, एक क्या करते हैं, स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, तो ना तो स्पर्म ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे, ना ही उनको नरिशमेंट मिल पाएगा। नेक्स्ट क्या है, एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इन ह्यूमन फीमेल। देखिए क्या कहा गया, अगर क्या है, एग फर्टिलाइज नहीं होता है फीमेल में, व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज इन ए ह्यूमन फीमेल इट्स लिव अबाउट अ 1 day, 1 day तक क्या कहता है, लाइव रहता है। देन द थिकनिंग लाइफ ऑफ यूट्रस ब्रेक लीडिंग फॉर द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड म्यूकस अलोंग विद द अनफर्टिलाइज्ड एग। देखो क्या कहा जा रहा है कि अगर जो एग है वो एग क्या है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो उस प्रोसेस में क्या होगा, जो एग है वो क्या करेगा, फर्स्ट तो यूट्रस की जो वॉल है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, जो एंडोमेट्रियम की वॉल है यूट्रस की वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, और उस ब्रेक डाउन से क्या होगा, ब्लड क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, और उसी के साथ में जो एग है वो भी क्या होगा, म्यूकस के साथ में क्या हो जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा, और दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्लेसेंटा डज नॉट अटैच टू द यूट्रस ऑप्टिमल। तो प्लेसेंटा का काम क्या है, जो एम्ब्रो है, जो ग्रोइंग एम्ब्रो है, उसको क्या देना, नरिशमेंट देना। द नरिशमेंट एंड द ऑक्सीजन विल नॉट बी प्रोवाइडेड द ग्रोइंग एम्ब्रो इफेक्ट इट्स ग्रोथ एंड विच कुड हैव सीरियस इम्प्लीकेशन एज वेल। अगर क्या होगा, प्लेसेंटा नहीं अटैच होता है, नहीं इम्प्लीमेंट होता है या नहीं ग्रो करता है, तो नरिशमेंट और ऑक्सीजन क्या होगा, जो एम्ब्रो है उसको नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या, अ डॉक्टर, इसके और में दिया गया, अ डॉक्टर हैज़ एडवाइज समीर टू रिड्यूस शुगर इनटेक इन हर डाइट। अब उसको शुगर को क्या, समीर को क्या कहा गया, शुगर इनटेक कम करो, डू रेगुलर एक्सरसाइज एंड आफ्टर चेकिंग हिज ब्लड टेस्ट देखने के बाद में, ये रिपोर्ट देखने के बाद में समीर को डॉक्टर ने बोला कि शुगर इनटेक कम करो और डू एक्सरसाइज। विच डिजीज यू थिंक समीर इन सफरिंग फ्रॉम। आप सोच सकते हो क्या डिजीज हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है। नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज, एंड ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन बनाता है, कौन सा ऑर्गन सिंथेसिस करता है, पैनक्रियाज यहाँ पे आंसर हो जाएगा। विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन द एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन इन अ प्लांट। साइटोकाइनेसिस विद द हार्मोन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एब्सिकस हार्मोन हो जाएगा। देखते हैं आंसर। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी है, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन से, वहाँ पे पूरे आंसर्स देने थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, समीर इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजीली हो जाता है। इंसुलिन, ये भी पता है कि इंसुलिन क्या करता है, ये हार्मोन है, और पेनक्रियाज क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको रिलीज कर रहा है, और यहाँ पे साइटोकाइनेसिस और एब्सिकस ऐसे ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए यहाँ पे क्या है, द अबव इमेज शो इन द लेंस फोकल लेंथ 5 मीटर, व्हाट इज द काइंड ऑफ लेंस शो इन द फिगर। यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, इन अ रियल इन्वर्टेड इमेज, रियल और इन्वर्टेड मतलब कि यहाँ पे हमें इमेज चाहिए, द लेंस इन डिस्टेंस इन 7 मीटर ऑफ द पोल, द शो विच द कैलकुलेट शुड बी ऑब्जेक्ट द प्लेस। एंड क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ ए नीटली लेबल डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्मेशन इन मेंशन। देखते हैं आंसर। देखो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, ये कैसा लेंस होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए, और यहाँ पे फॉर्मूला लगाता है कि 7V होना चाहिए, F कितना होना चाहिए, फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा 7.5, और इसका रे डायग्राम हमें बनाना है कि हमें इमेज कहाँ मिलनी चाहिए, यहाँ पे इमेज मिलनी चाहिए। तो इस तरह से जब हम बनाएंगे, यहाँ से सीधी आएगी, यहाँ पे इस तरह से आएगी, यहाँ पे हमें मिलेगा, इस तरह से डायग्राम बनाना है इसका। और देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी करवा दिया है, अभी फटाफट हम क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो क्या कहा गया, ए लॉन्ग पेंसिल इज प्लेस इन 5 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर इन द हैविंग रेडियस कर्वेचर ऑफ 40 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म इन मिरर, व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज एंड रे डायग्राम। हम यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर, थोड़ा सा जल्दी करते हैं।
तो ये देख सकते हैं आप इसका, यहाँ पे फर्स्ट का आंसर ये रहा। यहाँ पे हमको निकालनी है आई एफ इक्वल आई वी प्लस आई यू, ये आपको पता होना चाहिए। -5 है और यहाँ से करके आंसर कितना आएगा 6.6। बिहाइंड द मिरर होगा 6.6। इसके बाद में सेकंड का आंसर आप देख लीजिए 4/3 आएगा। थर्ड का आंसर आप यहाँ से देख लीजिए। अब हम करते हैं सेक्शन ई। देखिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा पिछला क्वेश्चन हमने जल्दी जल्दी किया है, अगर समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि नेक्स्ट आपको अच्छे से उसका वीडियो बना दूंगी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, क्विज मास्टर्स है एक तरह का। फर्स्ट में क्या कहा गया, सब्सटेंस सी इज यूज टू प्रिजर्वेटिव। तो देखो क्या कहा गया है, सब्सटेंस सी इज यूज टू प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव में यूज किया जाता है। सी हैज 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन एटम्स है उसके पास में। सी ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ ए इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट फॉलो इज द एसिडिफिकेशंस। आगे देखिए, मिस यूज ऑफ ए क्या पहले तो पता करते हैं, इंडस्ट्रीज द प्रिवेंट इन द एडिंग इथेनॉल, बेंजीन एंड पिरिमिडीन ऑफ ए। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कहा गया, एफ इज फॉर्म इन हीटिंग ए द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एफ रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंस ऑफ द निकल एंड पैलेडियम कैटालिटिक। अब यहाँ पे क्या कहा गया, IUPAC नेम बताना है ए एंड एफ का। इलस्ट्रेट द हेल्प ऑफ द केमिकल इक्वेशन चेंज टेक प्लेस इन ए से सी एंड ए से एफ बनाना है, ये बताना है। उसके बाद क्या कहा गया, नेम द केमिकल रिएक्शन विच द अकर इन सेकेंड एंड फिफ्थ स्टेप। सेकेंड एंड फिफ्थ स्टेप में जो केमिकल रिएक्शन है वो बतानी है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड नॉम फॉर्म इन द स्टेप ए इज रिप्लेस विद द नेक्स्ट होमोलॉग्यूज। आइए देखते हैं आंसर। फर्स्ट तो देखो थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा, ए जब हमने देखा तो ए यहाँ पे क्या था, इथेनॉल था। यहाँ पे क्या थे, 2 कार्बन है। एक सेकेंड, देखो 2 कार्बन यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं। देखो ये देखो हमें, एक सेकेंड, 2 कार्बन यहाँ पे नजर आ रहे हैं। देखो CH3 CH2 OH, ये क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, इथेनॉल हो गया ए। अब ए को जब एल्कलाइन KMnO4 हीट और एसिडिफिकेशन किया गया तब ये किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे देखो CH3 COONA। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ये क्या करके बना देता है, CH3 COOH, ये बना दिया इसने। अब देखो अभी यहाँ पे क्या कहा गया, CH3 COOA को, मतलब कि इथेनॉल को जब हमने क्या किया, यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में जब हमने रिएक्ट किया तो क्या हुआ, यहाँ पे इथीन बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और ये H2O अलग हो गया। तो यहाँ पे F क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, एडिशन हुआ है, और इसके अलावा यहाँ पे क्या बन सकता है, प्रोपोनॉल बन सकता है या प्रोपीन बन सकता है, ये इसके आंसर हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। फिगर ए एंड डी गिव बिलो रिप्रेजेंट टू द टाइप ऑफ ईयर लोब्स प्रेजेंट द फैमिली कंसिस्टिंग 2 चिल्ड्रंस राहुल, निशा एंड देयर पेरेंट। ओके, हमें यहाँ पे दिया गया है, ये देखो यहाँ पे 2 टाइप के ईयर्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। राहुल फादर्स ईयर, देखो राहुल के फादर्स के ईयर, जो ये देखो इस तरह से जो ईयर है ना, ये ईयर लोब है। अगर ये अटैच होते हैं तो इसे हम अटैच ईयर लोब कहते हैं, और अगर ये फ्री है जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसे फ्री ईयर लोब कहेंगे। तो देखो क्या कहा गया, राहुल की फादर की फ्री ईयर लोब है, मदर की भी फ्री ईयर लोब है और सिस्टर की भी, लेकिन यहाँ पे राहुल की ईयर लोब क्या है, अटैच है। ठीक है, 2 टाइप ऑफ ईयर लोब है, यहाँ पे लिखा गया है। देखो, एक्साइटिंग by his observation different type of earlobe present in his family, Rahul conduct a survey to the type of earlobe found E and I, E से लेके E F देखिए in his classmate, he found the 2 type of earlobe his classmate as per the frequencies given। तो मेल में देखो 36% जिनकी फ्री थी ईयरलोब इस तरह की थी जैसे यहाँ पे है, और 14 ऐसे थे जिनकी क्या है, एकदम अटैच है। इसी तरह से फीमेल में भी 31 जो फ्री थे और 19 तो जिनकी अटैच थी। ऑन द बेसिस अबाउट डाटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कुछ की ईयर लोब्स क्या होती है, नीचे तक होती है, और कुछ की क्या होती है, एकदम अटैच होती है। और उसकी फैमिली में 3 लोगों की क्या थी, फ्री थी, और जो राहुल है उसकी कैसी थी, अटैच थी। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ऑन द अबव बेसिस डाटा आंसर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फ्री और ईयर लोब और अटैच ईयर लोब अपीयर टू द डोमिनेंट और रिसेसिव। जो हमें यहाँ पे क्या पता चला, देखो यहाँ पे अगर हम देखें ज़्यादा क्या है, यहाँ पे ज़्यादा क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है जो फ्री है, तो डोमिनेट क्या हुआ, जो भी ज़्यादा हमें प्रेजेंट होती है जो भी जनरेशन में, वो क्या होती है, डोमिनेट होती है। तो यहाँ पे फ्री ईयर लोब क्या हो जाएगी, डोमिनेट हो जाएगी। सेकेंड देखिए, इन द इनहेरिटेंस ऑफ द फ्री ईयर लोब लिंक्ड विद द सेक्स इंडिविजुअली एंड गिव द रीजन योर आंसर। तो यहाँ पे क्या क्या रहा है कि या क्या ये सेक्स जो क्रोमोसोम है उस पर डिपेंड करता है, इनहेरिटेंस, इसका इनहेरिटेंस क्या सेक्स क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। तो अगर ऐसा होता तो सिर्फ एक जनरेशन में या तो सिर्फ पेरेंट के फादर के पास होती या सिर्फ मदर के पास में होती, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेल में भी होने के उतने ही चांसेस है, फीमेल में होने के उतने चांसेस है। तो ये एक सेक्स लिंक डिजीज नहीं है या सेक्स लिंक करेक्टर्स नहीं है। तो हम इसमें लिखेंगे नो, इट्स नॉट डिपेंड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। ये सेक्स क्रोमोसोम पे डिपेंड नहीं करती क्योंकि मेल और फीमेल दोनों में इक्वली हो रही है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ ईयरलोब इज प्रेजेंट इन फादर, मदर एंड राहुल एंड हिज सिस्टर। हमने देखा कि यहाँ फादर के पास क्या था, फ्री थी, मदर के पास फ्री थी, राहुल की सिस्टर के पास फ्री थी, लेकिन राहुल के पास क्या थी, अटैच थी। राइट द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईच इज दिस फैमिली मेंबर विच एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ द हिज फैमिली। देखो अगर हम यहाँ पे F लेते हैं तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि फादर के पास में क्या है, F, कैपिटल F हमने माना है फ्री के लिए, तो यहाँ पे कैपिटल F एंड स्मॉल एन, ये क्या हो जाएगा, फादर के लिए। इसकी मदर के लिए भी हम कैपिटल F एंड स्मॉल f मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चिल्ड्रन में क्या हुआ होगा, राहुल के समय क्या हो गया होगा, स्मॉल f आ गया होगा, जिससे कि अटैच हो गया होगा, और उसकी जो सिस्टर है उसके पास में भी क्या हुआ होगा, कैपिटल F एंड स्मॉल f आया होगा। तो ये क्या होगा, फादर का, ये होगा मदर का, ये होगा सिस्टर का, और जो राहुल का हो जाएगा स्मॉल m। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है इसके, सुरेश पेरेंट हैव अटैच ईयरलोब। सुरेश के पेरेंट के पास अटैच ईयरलोब है। व्हाट टाइप ऑफ ईयरलोब कैन बी सीन इन द सुरेश एंड हिज सिस्टर, एक्सप्लेन एंड गिवन। तो अगर पेरेंट के पास क्या है, अटैच है, तो मतलब डबल f स्मॉल f किसके पास में होगा, फादर के पास, मदर के पास, इसलिए जो चिल्ड्रंस है उनके पास में भी ऐसा ही होगा। तो देखते हैं इसका आंसर हम। तो देखो नेक्स्ट में क्या कहा गया, फर्स्ट, फ्री ईयरलोब इज डोमिनेटिंग बिकॉज इट्स फाउंड इन लार्ज मेजॉरिटी ऑफ ए पॉपुलेशन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर बी में यहाँ पे क्या कहा गया, नो इट इज नॉट ए सेक्स लिंक्ड एज पर द डाटा ऑफ द फैमिली एज द क्लास इन द इंडिकेट दैट फ्री ईयरलोब्स इज प्रेजेंट इन द मेल एंड द फ्री, मेल एंड फ्री दोनों में ही क्या है, ये प्रेजेंट है, इसीलिए ये क्या है, ऑटोजोमल है। नेक्स्ट देखिए फादर का क्या होगा, कैपिटल F स्मॉल f, मदर का क्या होगा, कैपिटल F स्मॉल f, राहुल का क्या हो जाएगा, क्योंकि अटैच ईयरलोब है इसलिए स्मॉल f, एंड निशा का क्या हो जाएगा, स्मॉल एंड कैपिटल F। उसके बाद इसका अगला क्वेश्चन था, सुरेश फादर क्या होगा, क्योंकि अटैच ईयरलोब है, स्मॉल f, मदर का भी स्मॉल f, सुरेश का भी स्मॉल f, क्योंकि सभी जब पेरेंट की क्या है, रिसेसिव है, तो चिल्ड्रंस भी कैसे हो जाएंगे, रिसेसिव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, देखिए आप क्वेश्चन देख लीजिए एकदम, यहाँ पे पहले देखिए क्वेश्चन ये रहा इसका, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। इसका आंसर आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं, यहाँ पे आप इसका आंसर देख सकते हैं। 39 क्वेश्चन का आंसर एक यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करना, आप अच्छे से आंसर देख सकते हैं। इसका सेपरेटली वीडियो बना दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ से आंसर देख लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, ये आंसर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़।